आई होप यू आर डूइंग वेल। हम अपना बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 देख रहे थे जिसका नाम था एवोल्यूशन द थीम ऑफ बायोलॉजी एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। इसमें हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1.1 देख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1.2 की तरफ। अगर हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें, ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है द कोर थीम। द कोर थीम एवोल्यूशन accounts for the unity and diversity of life। ठीक है, तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1.2 है। नाउ टर्मिनोलॉजीज हम अपने सबसे फर्स्ट लेक्चर में समझ चुके थे कि एवोल्यूशन होता क्या है और उसकी क्या मतलब थीम है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके लेवल्स क्या हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम अपनी फर्स्ट हेडिंग की तरफ आएंगे। इसकी जो है क्लासिफाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर हम ज़िंदगी को देखें अपनी, तो वो एक बहुत डाइवर्स चीज़ है। तो साइंटिस्ट उसको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? देन बायोलॉजिस्ट हैव सो फार आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड अबाउट 1.8 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमारे पास जो 1.8 मिलियन तक स्पीशीज़ हैं जिसको बायोलॉजिस्ट प्रॉपर नेमिंग दे चुके हैं। ठीक है, अच्छा, ईच स्पीशी इज़ गिवन अ 2 पार्ट नेम। ठीक है, 2 हिस्सों में होता है क्या चीज़? बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम किसी भी चीज़ का 2 हिस्सों में होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका वो जेनस कहलाता है, जिसकी प्लूरल है जेनरा। ठीक है, जो सेकंड हिस्सा होता है नाम का वो कहलाता है, जो किसी भी स्पीशी को यूनिक कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, जो कि उसकी जिस भी जीनस में से वो ताल्लुक़ रख रही है स्पीशी, उसको उस हिस्से में यूनिक बना रहा होता है उसका नेम। जैसे हम एग्जांपल दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा पार्ट था वो था स्पीशी से रिलेट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो जेनरिक नेम होता है वो आइडेंटिफाई करते हैं उसके जेनस को टू विच द स्पीशी बिलोंग, कि कौन सी चीज़ से वो स्पीशी बिलोंग करती है। ये फर्स्ट पार्ट उसको जाहिर करेगा। वेयर द सेकंड पार्ट द स्पेसिफिक नेम, ये स्पेसिफिक नेम होता है। जो दूसरा हिस्सा होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है जो कि उसको डिस्टिंग्विश करता है स्पीशीज़ से जो कि उसी के जेनस में फॉल कर रही होती हैं। अब जैसे हमारे जो ह्यूमंस हैं वो बिलोंग करते हैं जेनस से। जेनस का नाम क्या है? होमो। ठीक है, फर्स्ट वर्ड बनेगा कैपिटल, और जिसको स्पेसिफाई कर रहा है वो सेपियंस। ठीक है, जो इंसान है अगर हम देखें कि उनका बायोलॉजिकल नेम क्या है तो क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है, जिससे हम इंसान जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ आपको देखनी है कि जब भी हम बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे तो जो उसका जेनस होगा ना, उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल बनेगा। जैसे मैंने ये होमो का बनाया, जबकि सेपियंस मैंने क्या कैसे लिखा है? छोटा लिखा है, सेपियंस। ठीक है, इज़ द नेम ऑफ आवर स्पीशी। ठीक है, ये हमारी स्पीशी का नाम है। तो ये तो हमने देख लिया बायोलॉजिकल नेमिंग हम किस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद आ जाए द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ के 3 डोमेन्स हैं।
फर्स्ट अगर हम देखें द न्यू मेथड ऑफ assessing species relationship such as the comparison of DNA sequences have led to re-evaluation of the classification of life. Although this re-evaluation is ongoing, biologists currently place all organisms into three groups. अब वो three groups हमारे पास क्या है? Number one is the bacteria, second is the archaea, third one is the यूकेरिया. ठीक है, तो इस तरह से तीन डोमेन्स में लाइफ को जो है वो डिवाइड किया गया है. टू ऑफ द थ्री डोमेन्स जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया और आर्किया है कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्ड. इनके अंदर हमें पाए जाते हैं सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, आप लोग ऑलरेडी नॉन है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक से, जो कि हमने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में समझा है. ठीक है, वाइल दे ऑल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल्स, जो यूकैरिया क्लास है इसके अंदर आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक. ठीक है, इनके हैं प्रोकैरियोटिक दोनों के और इसके हैं यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. आर इन द डोमेन्स ऑफ द यूकैरिया. दिस डोमेन इंक्लूड्स 4 सब ग्रुप्स. अब यूकैरिया के अंदर हमारे पास फिर मज़ीद डिवीजन्स आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास 4 तरह की डिवीजन्स हैं. पहला जो डिवीजन है हमारे पास वो है द फर्स्ट वन इज़ द प्लांटे, सेकेंड इज़ द फंजाई, the third is the एनिमेलिया, और चौथा जो हमारे पास है इसके अंदर ग्रुप वो है प्रोटिस्ट. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो लाइफ है उसको 3 डोमेन्स में तोड़ दिया. फर्स्ट इज़ द बैक्टीरिया, सेकेंड इज़ द आर्के और थर्ड इज़ द यूकैरिया. यूकैरिया फिर मज़ीद सब ग्रुप्स के अंदर है, जिसके 4 सब ग्रुप्स हैं. इन सब के साथ क्या लगाते हैं हम? किंगडम. ठीक है, किंगडम प्लांट है, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्ट. ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है. द 3 किंगडम्स आर डिस्टिंग्विश्ड पार्टली बाय देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, अब इनको जो हम देखते हैं कि ये किस तरह से बैक्टीरिया अलग हैं, आर्किया अलग है, यूकैरिया अलग है, तो ये द बेसिस ऑफ द डिस्टिंग्विशन. ठीक है, उसकी बेस पे जो है ये एक दूसरे से मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे न्यूट्रिशन की बेस पे ये तीनों ग्रुप्स एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट हैं. जैसे अगर हम प्लांट की बात करें जो कि फॉल करते हैं किसके अंदर? किंगडम प्लांटे के अंदर. तो दे प्रोड्यूस देयर ओन शुगर एंड फूड. तो ये अपना खाना खुद बना रहे होते हैं. कौन से प्रोसेस के ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो फंजाई की बात करें. फंजाई किंगडम फंजाई में आएंगे. ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन इन डिज़ोल्व फॉर्म फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. अपनी सराउंडिंग से ये न्यूट्रिशंस ले रहे होते हैं. ठीक है, थर्ड किंगडम में हमारे पास किंगडम एनिमेलिया. अब हम भी आते हैं उसके अंदर, ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं. So the animals obtain food by eating and digesting other animals or other organisms. ठीक है, देन हमारे पास आगे बढ़े तो द मोस्ट न्यूमेरस एंड डाइवर्स यूकैरियोट्स आर द प्रोटिस्ट विच आर मोस्टली सिंगल सेल्ड. जो हमारे पास चौथी थी वो है
सॉरी, पहले किंगडम लिख देती हूँ मैं। किंगडम, ठीक है। अब ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं। हम ह्यूमंस जो है वो मल्टी सेल्यूलर है, हम मल्टीपल सेल से मिलके बनते हैं, जबकि ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉरी। Although protists were once placed in the single kingdom, they are now classified into several groups. One major reason for this change in the recent DNA evidence showing that some protists are less closely related to other protists than they are to plant, animal और fungi. ठीक है, तो अब इन प्रोटिस्ट को भी मज़ीद इनकी भी ग्रुपिंग्स कर दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ द डीएनए एविडेंसेस, ठीक है। जो इनके डीएनए हैं उनके एविडेंस शो करते हैं कि प्रोटिस्ट क्या हैं, वो आपस में भी ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अगर हम लाइफ की डाइवर्सिटी को देखें, सो दिखने में तो हम लोग बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन एनाटॉमिकल कुछ चीज़ें, कुछ फंक्शनल चीज़ें हम लोगों की सेम होती है आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम होता है, ठीक है, ये मैंने एक पैरामीशियम बना दिया। अगर आप पैरामीशियम को देखें, या जो इंसानों की आंतें होती है ना, उसके अंदर सीलिया है। इसी तरह से हमारे पास जो हमारा विंड पाइप होता है जिससे हम सांस लेते हैं, वो जो सांस की नाली होती है उसके अंदर भी सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया यानी इस तरह के रेशेदार सीलिया होते हैं। इसी तरह से हमारी आंतों में भी होते हैं ब्रश बॉर्डर, ठीक है, ब्रश टाइप के यानी रेशेदार होते हैं। अब हमारी विंड पाइप के अगर हम सीलिया को देखें, और जो हमारे पास सीलिया मौजूद है इनको हम सीलिया कहते हैं, जो रेशे हैं ना इनको हम कहते हैं सीलिया, CILIA, ठीक है। तो द सीलिया ऑफ अ सिंगल सेल पैरामीशियम, ये पैरामीशियम जो होता है ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। इसका एक अगर मैं सीलिया लेके देखूं और इसका सिर्फ एक सीलिया लेके देखूं, सही है, दोनों का मैंने सीलिया लिया था। पैरामीशियम का सिंगल सेल पैरामीशियम जो है इसका सीलिया लिया, और दूसरा सीलिया किसका लिया मैंने, सीलिया ऑफ द विंड पाइप, इंसानों का जो विंड पाइप है उसका सीलिया लिया। अच्छा, क्रॉस सेक्शन इसका जब हमने करके देखा, यहाँ से हमने इसको भी काटा और इसको भी काटा, और काटने के बाद इसकी अरेंजमेंट हमने चेक करी, सही है, माइक्रोस्कोपिक, तो हमें दोनों की अरेंजमेंट ना कुछ इस तरह से दिखी। तो क्या मतलब हुआ कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सीलियम, सीलिया से क्या बना है, सीलियम, सीलिया इज द प्लूरल और सीलियम इज द सिंगुलर। अगर हम एक सीलिया की बात कर रहे हैं तो वो सीलियम है। तो क्रॉस सेक्शन क्या है, सीलिया का व्यूड अगर हम करें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में तो दोनों का जो है वो सेम नज़र आता है। तो इट मीन्स क्या है, यूनिटी है, हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी है, बट क्या है उसके अंदर यूनिटी भी साथ साथ है, ठीक है। जो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, जो चीज़ें हैं, ऑल्दो वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है। इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थ्योरी आती है किसकी, चार्ल्स डार्विन की, मशहूर ज़माना थ्योरी है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चार्ल्स डार्विन एंड दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये क्या है, ओके, एन एवोल्यूशनरी view of life came into sharp focus in November 1859 when Charles Darwin published one of the most important and influential book ever written on the origin of species by means of natural selection, ठीक है।
द ओरिजिन ऑफ स्पीशी आर आर्टिकुलेटेड इनटू टू मेन पॉइंट्स। जो इन्होंने बुक अपनी रॉट की थी वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या थे, दो मेन पॉइंट्स थे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था was that as species adapt to different environment over time they accumulate difference from their ancestors, ठीक है। स्पीशी, फर्स्ट पॉइंट क्या कि स्पीशी थी कोई भी एक, वो वक्त के साथ साथ उसने क्या करी, एडेप्टेशन की, अपने इन्वायरमेंट से इर्द गिर्द से टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली एडेप्टेशन की, और इस तरह से वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई किससे, अपने एंसेस्टर्स से। एक पॉइंट तो ये कहता है। अच्छा, द सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो ये है कि नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कोई भी चीज़ जो होती है वो मॉडिफाइड हो रही होती है। जो फर्स्ट पॉइंट था कि स्पीशीज एडेप्टेशन के, वक्त के साथ साथ वो अपने एंसेस्टर से चेंज हो गई। डार्विन दिस कॉल्ड प्रोसेस एज द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाया, विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। This insightful phrase captured the duality of life's unity and diversity. Unity in the kinship among species that descend from common ancestors, and diversity in the modification that evolved as species branch from their common ancestors, ठीक है। इसमें जो दो वर्ड हैं, डिसेंट यानी अपने एंसेस्टर से हम निकल के आते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने अपने आप को क्या किया, मॉडिफाई किया, अपने अंदर चेंजेस लाए, ठीक है। और अपने आबाव अजदाद से, एंसेस्टर्स से निकल के फिर हम मज़ीद ग्रुप्स में तकसीम हो गए, ठीक है। जैसे हम एज ए मुस्लिम हम कहते हैं कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन फिर हम में भी कास्ट हैं, हम में भी जो हैं वो नेशंस हैं, मल्टीपल चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा समझ लें कि हम एंसेस्टर्स हमारे कॉमन हैं, बट आगे जाके हम लोगों ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज Darwin developed this theory of natural selection from the observations that by themselves were neither new or nor profound. However, although others had described the species of the puzzled, as Darwin, who saw how they fit together, he started with the following three observations from first nature, ठीक है। अच्छा, अब इसने ये जो थ्योरी पूरी निकाली, ये कैसे निकाली, कहाँ से उसको आइडिया है, उसने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन जो है वो की पॉइंट है किसी भी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन तक जाने तक, ठीक है। कोई भी प्रोसेस को अप्रूव करने के लिए उसके सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। तो उसने जो ये ऑब्जर्वेशन की वो किस तरह से की, वो उसने इस तरह देखी, द फॉलोइंग थ्री ऑब्जर्वेशन उसने देखी। द फर्स्ट इज़ द individuals is in a population vary in their traits, many of which seems to be heritable, passed from one parents to offspring। and उसने ली एक पॉपुलेशन ली जिसमें जो हेरिटेबल ट्रेट्स थे वो उसके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे थे, बच्चों में, ठीक है। यानी पेरेंट्स में कुछ खुसूसियात थी वो उनके बच्चों के अंदर जा रही थी। सेकेंड पॉपुलेशन जो उसने ली वो कैसी ली, वो इस तरह की ली, a population can produce far more offsprings than can survive to produce offsprings of their own।
ठीक है, एक तो इसने इस तरह की ले ली कि मतलब वो खुद से, यानी जो उनके पेरेंट्स थे उनके, वो खुद बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग थे, फिर उन्होंने मज़ीद जाके और ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो पैदा किए, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, उस इन्वायरमेंट में फैल गए और उस इन्वायरमेंट के लिए क्या हो गए, अनसूटेबल हो गए। ठीक है, थर्ड पॉपुलेशन उसने ऐसी ली, जनरली आर सूटेड टू दियर इन्वायरमेंट। ठीक है, इस तरह की ली जो कि सूटेड थे अपने इन्वायरमेंट के लिए। In other words, they are adapted to their circumstances. For instance, a common adaptation among birds that eat hard seeds is an especially strong beak. ठीक है, अब क्या है, जो जैसे परिंदे वगैरह हम देखते हैं, सारे जो बर्ड्स वगैरह हैं वो आराम से वो बीज वगैरह चबा लेते हैं, जो कि सख्त बीज होते हैं। वो भी क्यों चबा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो चोंच होती है वो बड़ी ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो कुछ सर्कमस्टेंसेस उनके साथ इस तरह के होते हैं कि वो उनके इन्वायरमेंट के लिए वो जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए सूटेड हो जाते हैं कि हाँ भाई, ये जो पॉपुलेशन है इस इन्वायरमेंट में उसने सरवाइव कर लेना है अब। ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशन उसने देखी। एक देखी कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो है वो खसूसियात पाई जा रही हैं पेरेंट्स वाली ऑफ स्प्रिंग के अंदर। दूसरी देखी उसने कि इस तरह के ऑफ स्प्रिंग से जो मज़ीद जाके ऑफ स्प्रिंग्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है अब उनके लिए सूटेबल नहीं रह पाता, वो कैसे रहेंगे उस इन्वायरमेंट के अंदर अगर बढ़ती जाएगी आवाम तो। तीसरी उसने पॉपुलेशन इस तरह की ली जो कि अपने इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट सूटेड थे। ठीक है, by making inferences from these three observations, Darwin developed a scientific explanation for how evolution occurs. He reasoned that individuals with heritable traits that are better suited to the local environment are more likely to survive and reproduce than less well suited individuals. ठीक है, अब इन सब में सबका निचोड़ उसने क्या निकाला, उसने ये निकाला कि जो इंडिविजुअल्स थे, डार्विन ने जो निचोड़ निकाला कि इंडिविजुअल्स जो थे जिनके अंदर इनहेरिटेबल ट्रेट्स थे। अगर इन इनहेरिटेबल ट्रेट्स को हम समझना चाहें, वो इस तरह कह सकते हैं कि जो कि पेरेंट्स उनके बच्चों में, जैसे आई कलर, हाइट, कलर कॉम्प्लेक्शन, हेयर कलर, इस तरह की चीज़ें। तो जो इंडिविजुअल्स थे जिनके अंदर अपने पेरेंट्स के इनहेरिटेबल ट्रेट्स थे, देन आर बेटर सूटेड दैट आर बेटर सूटेड टू द लोकल इन्वायरमेंट। ठीक है, और उनके मतलब पेरेंट्स खुद से इस तरह के थे जो कि आराम से उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रहे थे, तो उन्हीं की जो ऑफ स्प्रिंग्स थी उन्होंने क्या किया, ज़्यादा अच्छा सरवाइव करके दिखाया इन्वायरमेंट के अंदर, बजाय उन ऑफ स्प्रिंग के अगर कोई इंडिविजुअल इस तरह के जो कि लेस वेल सूटेड थे। ये वाले इंडिविजुअल थे वेल सूटेड, ये लेस वेल सूटेड इंडिविजुअल्स हैं। तो ये इतना अच्छा सरवाइव नहीं कर पाए उस इन्वायरमेंट में जितना अच्छा उन इंडिविजुअल्स ने किया जो कि इनहेरिटेबल ट्रेड्स अपने अंदर लेके आ रहे थे अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो डार्विन ने इस तरह से कुछ चीज़ें देखी और इस तरह उसने सोचा कि भाई ये चीज़ें तो एवोल्यूशन की तरफ जा रही हैं, कि पहले जो थी ट्रेड इस तरह की थी, आगे बढ़ते बढ़ते जनरेशन जो है वो जिनके अंदर अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेबल ट्रेड्स आ रहे थे, उन्होंने ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ पे कोप अप किया, जिन चीज़ों पे उनके पेरेंट्स जो है थोड़ा सा लाइकली लेस कोकअप कर पा रहे होते थे। सो डार्विन कॉल्ड दिस mechanism of evolutionary adaptation as natural selection. ठीक है, तो ये जो पूरा हमने मैकेनिज्म देखा, इसी को डार्विन ने क्या नाम दिया कि ये जो है वो मैकेनिज्म है नेचुरल सिलेक्शन का, जिसमें बिकॉज द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्टेंटली सिलेक्ट्स for the propagation of certain traits among naturally occurring variant traits in the population. ठीक है,
जिसमें डार्विन ने हमें एक एग्जाम्पल दी है, डार्विन कह रही हूँ, जिसमें बुक में जो है हमें एक एग्जाम्पल दी है इस चीज़ को समझने के लिए, वो ये कि उन्होंने क्या किया, एक पॉपुलेशन ली जिसके अंदर कलरफुल जो है वो बग्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ इसके साथ, कलरफुल बग्स थे, और उसकी जो बैकग्राउंड मट्टी थी वो थी ब्लैक कलर की, ठीक है। अब एक बर्ड आती है उनको खाने, तो बर्ड क्या करेगी, इजीली एलिमिनेट कर लेगी इनमें से बग्स को, उठा लेगी, क्योंकि उससे वो कलरफुल बग अलग ही नज़र आ रहे हैं, तो वो जो मट्टी जैसे होंगे वो तो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। वो इतनी इजीली वो बर्ड उनको नहीं खा पाएगी जितनी इजीली वो जो कलरफुल अलग से दिख रहे हैं उनको खा जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो बग्स हैं ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन ऑफ सर्वाइवर, ठीक है। सर्वाइवर के लिए रिप्रोडक्शन करेंगे। अब क्या होगा कि ये इंक्रीज़ कर देंगे बग्स अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स दैट इन्हेंस सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस। तो अब ये इस तरह के जो हैं वो बग्स आगे जाके पैदा होने शुरू हो जाएंगे इन्हीं बग्स से, जो कि बिल्कुल ही उस इन्वायरमेंट के कलर के हिसाब से होंगे, ठीक है, ताकि जो है वो अपने आप को इस तरह से बचा सकें दूसरों का शिकार बनने से, ठीक है। तो इसी तरह से जो नेचर होती है हमारी, उसी को हम देखते हुए कुछ सिलेक्शंस कर रहे होते हैं, लाइक हम अपने अंदर एडेप्टेशन ला रहे होते हैं ताकि हम उस जगह पे सरवाइव कर सकें। दूसरी बुक में जो हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है वो एक बैट की दी हुई है, ठीक है, एक चमगादड़ की दी हुई है बैट की। अच्छा, इसमें क्या है, बैट्स आर द ओनली मैमल्स कैपेबल ऑफ एक्टिव फ्लाइट, हैव विंग्स। अच्छा, अगर हम बैट के विंग्स देखें, वो कुछ थोड़े से ये कह लें कि यहाँ इस तरह से फिंगर्स उनकी होती है विंग्स के अंदर ना, उसका एक बड़ा सा विंग है, क्योंकि उसके अंदर उसके थोड़ी सी फिंगर टाइप्स होती हैं। Darwin proposed that such adaptations are refined over time by natural selection। इसमें भी डार्विन ये कहता है कि वक्त के साथ साथ जो बर्ड्स हैं उन्होंने इस तरह की एडेप्टेशन की कि उनको जो है वो फ्लाइट करनी होती है। अच्छा, अगर हम बात करें इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे, जो आपकी बुक में है द ट्री ऑफ लाइफ, बर्ड की एग्जाम्पल को लेते हुए, take another look at the skeleton या architecture of the bird's wing, ठीक है। These wings are not are not like those of the feathers of जो हमारे पास birds वगैरह के normal feather होते हैं। So the bird is a mammal। अब bird क्या है, हमारे पास एक मैमाल है, ठीक है। और मैमाल्स हम किसको कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो बैट इटसेल्फ क्या है, एक मैमाल है। द बोन जॉइंट्स नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स इन द बैट्स फोर लिम्स दो एडेप्टेड फॉर फ्लाइट, ठीक है। जो उसके अंदर उसकी जो जॉइंट्स वगैरह हैं विंग के अंदर, जो उसके वेजल्स ब्लड वेजल्स हैं उस विंग के अंदर, वो किस लिए हैं, ताकि वो फ्लाई कर सके, आर वेरी सिमिलर टू दोज इन द ह्यूमन आर्म। इसके जो आप बोन्स वगैरह का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर वगैरह अगर आप देखें, वो सिमिलर आपको मिलेगा ह्यूमन आर्म से, जो कि ह्यूमन इंसान का बाजू होता है। द फोर लेग ऑफ हॉर्स, अगर आप हॉर्स की फोर लेग देखें या फ्लैपर देखें वेल के, इंटरनल स्ट्रक्चर कह रही हूँ, नॉट एक्सटर्नल, फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप इंटरनली देखें स्ट्रक्चर गूगल करके तो जो है वो सेम आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि ये एडेप्टेशन है, यानी जिसको जिस माहौल में रहना है उसने उस चीज़ को अडेप्ट किया। वेल को कहाँ रहना होता है, पानी वगैरह में, तो उसका बाहर से जो एडेप्टेशन है वो इस तरह की है उसकी क्या कहते हैं उसके फ्लिपर की, सही है। जबकि हम अगर अपने बाजू को देखें तो वो कुछ इस तरह की एडेप्टेशन रख रहा होता है, ऐसे ही होता है ना, हमारा हाथ फिर यहाँ कोनी और फिर मज़ीद आगे हमारा हाथ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हॉर्स को देखें तो हॉर्स की जो फोर लिम्स होती हैं, हाइंड लिम्स नहीं, आगे वाली जो फोर लिम्स होती हैं, आगे वाली टांगें जो होती हैं, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दे रही है। अब दिखने में ये और ये तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं। आप कहेंगे कि कैसे एक ह्यूमन आर्म और
सी सी में रहने वाली वेल का फ्लिपर जो है वो सेम होगा, मगर इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये सेम है। इसी चीज़ को जो है हम नाम देते हैं एडेप्टेशन का। अच्छा जी, बुक में हमारे पास एक एक्सरसाइज है, वो है ड्रॉ इट ओवर टाइम। अब जिस तरह से मैंने आपको ये बताई थी ना बना के, ये वाली डायग्राम, कि इस तरह का एक इन्वायरमेंट था, उसमें इस तरह के बग्स थे और लाइक दैट ना। तो आपको क्या करना है, द सॉइल विल ग्रेजुअली बिकम लाइटर इन कलर। आपको क्या दिखाना है कि मिट्टी जो है वक्त के साथ साथ लाइट होती जा रही है कलर में। ड्रॉ करना है आपको दूसरा स्टेप, और उसमें आपको शो करना है सॉइल को व्हेन लाइटन टू मीडियम कलर, जो लाइट से थोड़ी मीडियम कलर की तरफ जा रही है, वुड अफेक्ट द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो जब कलर चेंज होता जाएगा सॉइल का, तो वो किस तरह से अफेक्ट आएगा नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। राइट करना है आपको एक एक पिक्चर बना के उसका कैप्शन, कि पहले सॉइल का ये कलर था तो भाई इस तरह से उसमें बग रह रहे थे, फिर ये कलर हुआ, फिर ये कलर हुआ, और आगे जाके किस तरह से जो है उन्होंने एडेप्टेशन की। तो इस तरह से आप न्यू 5 स्टेप 4 स्टेप करके मुझे एक डायग्राम जो है वो दिखा सकते हैं। सो अब क्या होता है, डार्विन प्रपोज दैट द नेचुरल सिलेक्शन by its cumulative effects over long period of time could cause an ancestral species to give rise to two or more descendant species। ठीक है, एक एंसेस्टर की स्पीशीज थी, उससे अब दो या दो से ज़्यादा आपको जो है वो मिल सकती हैं डिसेंडेंट स्पीशीज। This could occur, for example, if one population of organism become fragmented into several subpopulations isolated in different environment. In these separate arenas of natural selection, one species could gradually radiate into multiple species as the geographically isolated population adapted over many generations to different environment। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको स्पीशीज़ मिल गई, किस तरह से मिलेंगी कि फॉर एग्जांपल एक स्पीशी थी, आपने उनको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में तकसीम करके उनको क्या कर दिया, सेपरेट इन्वायरमेंट दे दिया, अलग अलग सबको आइसोलेट करके सेपरेटेड इन्वायरमेंट दे दिया। अब इनमें इन्वायरमेंट के लिहाज से ग्रेजुअल जो है वो चेंजेस आती हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है बुक में एग्जांपल दी हुई है फिंचेस की, जो कि चिड़ियाँ वगैरह बर्ड टाइप्स की होती हैं। अगर आप इनके एंसेस्टर को देखेंगे ना, तो उसकी जो चोंच होती है, ठीक है, उसकी जो बीक है वो कुछ इस तरह की टाइप की है। ठीक है, उसके बाद उससे क्या हुई, मल्टीपल फिंचेस जो हैं वो चिड़ियाँ जो हैं वो आईं, एडेप्टेशन के बाद निकली, जिनकी चोंच किसी की इस तरह की इतनी बारीक चोंच है। ठीक है, कुछ की क्या है, जैसे तोते की चोंच होती है इस तरह वाली चोंच है, कुछ की क्या है बहुत ज़्यादा पॉइंटेड और शार्प चोंच है। ठीक है, पॉइंटेड टाइप की चोंच है। अच्छा जी, अब इनकी चोंचों में फ़र्क क्यों है। अब फॉर एग्जांपल जो जिसकी बिल्कुल छोटी चोंच वाली चिड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, नॉर्मली इंसेक्ट वगैरह खा रही होती हैं, तो वो उनकी चोंच उनके हिसाब से, उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से। उससे जो बड़ी चोंच वाली हैं वो फ्रूट्स वगैरह खाती हैं, देन उससे बड़ी वाली या जिनकी थोड़ी सी बारीक टाइप चोंच होती है वो भी इंसेक्ट वगैरह खा रही हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास मल्टीपल आपको फिंचेस मिलेंगी, जो कि आपके बुक का पेज नंबर आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 16 पे आप इसकी डायग्राम को जो है वो विजुअली भी देख सकते हैं, और उसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन बताई गई है, फिंचेस की एग्जांपल देके एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ फिंचेस दिखाई गई हैं। किस तरह से जो फिंचेस थी उन्होंने जो है वो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, जिस तरह का उनको खाना पीना मिल रहा था, जिस तरह की उनको चीज़ खानी थी, उस तरह के उन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशन की। फॉर एग्जांपल हैवियर थिकर बीक्स आर बेटर एट क्रैकिंग नट्स, जिनकी मोटी चोंचें हैं, मजबूत चोंचें हैं, वो आराम से जो नट्स वगैरह होते हैं, स्ट्रॉन्ग नट्स, वो आराम से तोड़ती हैं और चबा लेती हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि नॉर्मली बाजरा वगैरह ये लोग बिल्कुल आराम से खा लेती हैं, चबा लेती हैं। इसी तरह से थोड़े बड़े नट्स भी होते हैं, कुछ मकई वगैरह भी खाती हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। वाइल द मोर स्लेंडर बीक्स, जिनकी थोड़ी पतली टाइप की बीक्स होती हैं, अच्छा वो क्या करते हैं,
वो आराम से इंसेक्ट वगैरह को ग्रैब्स कर सकते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े आराम से खा सकते हैं, जिनकी पतली चोंच होती है, जैसे नॉर्मल चिड़ियाँ जो होती हैं उनकी चोंच। ठीक है, और जैसे तोते वगैरह होते हैं उनकी जिस तरह की चोंच है वो आराम से सीड वगैरह खा सकते हैं। तो इस तरह की आपको बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, और यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है 1.2 वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट नंबर 1.3 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।